घटना चक्र आई दृष्टि, जिसमें 10 जनवरी तक का करेंट अफेयर्स दिया है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी नेशनल इंटरनेशनल कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक करेंट अफेयर्स डिस्कस करें। इकोनॉमी, चलिए पहला टॉपिक है सिटी फाइनेंस रैंकिंग। अभी हुआ क्या है, दो रिपोर्ट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। एक तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग किया गया है और उसके अलावा सिटी ब्यूटी कंपटीशन कराया गया है। दोनों का एम क्या है, ओवरऑल एम है कि अर्बन डेवलपमेंट को एक और अलग ही लेवल पे पहुंचाया जा सके। सबसे पहले सिटी फाइनेंस रैंकिंग क्या करता है, देखो कुछ पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस असेसमेंट पैरामीटर। उसमें कौन सा अर्बन लोकल बॉडी ने अच्छा काम किया है, कौन कौन से पैरामीटर है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस और फिजिकल गवर्नेंस। इन तीनों फील्ड में जो अच्छा काम करेगा उसकी रैंकिंग ऊपर आएगी। और इसके बाद भी डिवाइड किया गया है अर्बन लोकल बॉडीज को अलग अलग कैटेगरी में। पहला है जो 4 मिलियन से ज़्यादा वाली कैटेगरी है, एक 10 से 40 लाख वाली कैटेगरी है, एक 1 लाख से 10 लाख वाली कैटेगरी है, उसके अलावा लेस देन 10 लाख वाली कैटेगरी है। उसका एक और क्या है, सिटी ब्यूटी कंपटीशन। इसका मतलब है कि कौन सा वार्ड या सिटी अच्छा काम कर रहा है, किस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, अपने पब्लिक स्पेस को ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है, ज़्यादा इनोवेटिव बना रहा है, ज़्यादा इंक्लूसिव बना रहा है। तो इस फील्ड में जो काम कर रहा है उसको भी रैंकिंग दिया जाएगा। और ये इसमें पिलर कौन है, यहाँ पे तो फाइनेंस रैंकिंग का पिलर तो देख लिया, 3 पिलर है, इसमें 5 पिलर है। एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज, एक्टिविटीज, एस्थेटिक्स और इकोलॉजी, याद रखना। लेकिन इस सिटी ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना वॉलंटरी है। नेक्स्ट है 5वां एडिशन ऑफ यूथ को लैब इंडिया। ठीक है ना, ये इनोवेशन मूवमेंट है यूथ के लिए, एशिया पैसिफिक का लार्जेस्ट इनोवेशन मूवमेंट है। कौन कौन लॉन्च करता है, एक तो अटल इनोवेशन मिशन जिसको खुद नीति आयोग ने लॉन्च किया है। उसके अलावा नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिटी फाउंडेशन, ये सब मिलके 5वां एडिशन है। तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था, ये याद रख सकते हो। किसके कोलाबोरेशन से, यूएनडीपी इंडिया जो है उसके और अटल इनोवेशन मिशन, इन दोनों के कोलाबोरेशन से। और मेन फोकस क्या करता है, 4 नेशनल थीम स्पेसिफिक यूथ सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस पे मेन फोकस करता है। ठीक है ना, और किस किस डोमेन पे फोकस करता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, जेंडर इक्वालिटी, सब याद नहीं रखना है, फिनटेक सॉल्यूशन को डेवलप करना, बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है जिसको मोदी जी ने लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे। अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग के द्वारा 2016 में। और मेन है क्या, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। ठीक है, ये मेन ध्यान रखना है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स, अभी होता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो अपना हेडक्वार्टर ऐसे जगह पे सेटअप कर लेती है जहां पे उसको बहुत कम टैक्स देना पड़े और इससे वो टैक्स से बच जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया ने सोचा कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स लाते। देखो एक्चुअली पूरी दुनिया ने नहीं सोचा यूरोपियन यूनियन के मेंबर ने। अब ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो मे बी जो और भी देश चाहते हैं वहाँ पे ये यूज हो सकता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, मेड हार्डर फॉर देम टू अवॉइड टैक्सेशन। और कितने देश के द्वारा एग्री कर लिया गया, 136 कंट्री के द्वारा, याद रखिएगा। और कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 15%, इसको ग्लोबल मिनिमम टैक्स बोलेंगे। और एक पिलर 2 जो ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट का है ना, जो कि OECD के द्वारा ये लाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपको पता है एक रिपोर्ट निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें देखा जाता है कि कौन से देश में कितना रेमिटेंस आता है, तो भारत सब में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, $100 बिलियन US डॉलर 2022 में आया। और रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालते हैं, टाइटल क्या है, रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। और स्पेशल फोकस है क्लाइमेट माइग्रेशन, कि भाई क्लाइमेट के कारण माइग्रेशन हो रहा है।
और इम्पोर्टेंट क्या है पॉइंट कि 100 बिलियन इंडिया का पहुंच गया है डॉलर। और उसके बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा आता कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और ईस्ट एशिया से आता है। यहाँ से ज़्यादा वाला सैलरी आता है। वो तो आपको पता है कि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएई, यूएसए और सऊदी अरेबिया में रहते हैं, बट यहाँ से सैलरी ज़्यादा आता है, याद रखिएगा। और यूनाइटेड स्टेट टॉप डेस्टिनेशन कंट्री है, याद रखिए, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं। भारतीय तो ज़्यादा यूएई में जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लोग यहाँ जाते हैं। और क्लाइमेट चेंज इमर्जिंग है, ड्राइवर है, जिसके कारण लोग जाते हैं। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में आता है, फिर मैक्सिको में, चाइना 3rd रैंक पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेमिटेंस का मतलब सिंपल है ना, यहाँ के लोग गए और वहाँ पे से पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी उसके लोग रह रहे हैं। यानी जो आदमी यहाँ से जाके कमा के वहीं पे रख रहा है, क्या वो रेमिटेंस में काउंट होगा? नहीं, वो रेमिटेंस में काउंट नहीं होगा। उसके बाद बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आती है। इसमें क्या किया गया है, रेपो रेट को 6.25 कर दिया गया, 25 बेसिक पॉइंट से बढ़ाकर। उसके अलावा जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है उसको 6% कर दिया गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसको क्या कर दिया गया, और बैंक रेट को 6.50, एमएसएफ और बैंक रेट को 6.50, रेपो रेट को 6.25 और एसडीएफ को 6%। तो ये सब ऐसे टॉपिक है जो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद गवर्नर ने इन्फॉर्म किया है कि इकॉनमी जो होगी वो ग्रो करेगी 6.8% से 2022-23 में, ठीक है ना। और एक क्वार्टर वाला तो आपको याद ही नहीं रखना। हेड लाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो 6.7% 2022-23 में, और सीपीआई का क्वार्टर वाला तो याद नहीं रखना। के अलावा यहाँ पे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा कम गया था ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा वो खर्चा हो गया था, मतलब पुराना पे करना था, फिर से इम्प्रूव हो गया, 561 बिलियन डॉलर हो गया दिसंबर में। नेक्स्ट है बैंकिंग पे ट्रेंड्स है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है ना। और ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के ग्रोस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर, सॉरी परफॉर्मिंग एसेट की बात कर, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं। बोला कि डिक्लाइन हो रहा है, तो सही न्यूज़ है भाई, क्योंकि हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब बैंक फायदे में पहुंच रहा है। ये रिपोर्ट कौन निकालती है? आरबीआई निकालती है, याद रखना है, ठीक है। और अभी रिपोर्ट में किस किस के बारे में डेटा निकालती है? कोऑपरेटिव बैंक भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब। उसके अलावा यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, एक चीज याद रखिए, CRAR रेशियो कितना है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है, 14.8% है। सिंपल समझो ना, एक बहुत है कि बैंक तो बहुत पैसा कर्जा में देता है, लेकिन उसमें से कितना परसेंट होता है जो रिस्की होता है, जिसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये है 14.8%। तो कमा है ना धीरे धीरे, देखो 16.6 था, 16.3 था, अब कमा है ना, ये है। उसके बाद बैलेंस शीट ग्रोथ ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाज ड्रिवन बाय डिपॉजिट, व्हाइल सबड्यूड क्रेडिट ग्रोथ लेड टू द एक्सेलरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट है सिडबी और गूगल, इन्होंने पार्टनरशिप किया है ताकि MSME को हेल्प करो। भाई ये चीज़ याद रख दो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ना, वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 40% कंट्रीब्यूट करता है, और जो टोटल एक्सपोर्ट है ना हमारे यहाँ, उसका 34% कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करता है, एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करता है, ठीक है। उसके अलावा सिडबी और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप किया है, सिडबी और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ MSME, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ये कौन निकालता है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर निकालता है, याद रखिएगा। इसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को रैंक दिया जाता है, और ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। और रिलीज किसने किया? जो अभी है ना EACPM के चेयरमैन कौन है? विवेक देबरॉय साहब। ये बात करते हैं सोशल प्रोग्रेस कितना हुआ कंट्री में, या नेशनल और सब नेशनल लेवल। 3 मेन क्रिटिकल डायमेंशन पे बात किया जाता है। बेसिक ह्यूमन नीड क्या है,
वेलबिंग का फाउंडेशन क्या है और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और सिक्स टीयर ऑफ सोशल प्रोग्रेस की बात करता है। पहला टीयर क्या है, वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। दूसरा टीयर क्या है, हाई। थर्ड है अपर मिडल सोशल प्रोग्रेस। अब देखो रैंकिंग में पुडुचेरी का सबसे अच्छा है, यानी वो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में अंदर आएगा। तो ये याद नहीं रखना है, बस ये रैंकिंग याद रखना कुछ। ये पुडुचेरी नंबर 1 पे आता है, वेरी हाई वाले पे आता है। उसके अलावा लक्षद्वीप और गोवा ये ऑलमोस्ट बराबर है। झारखंड और बिहार सबसे लोएस्ट है, मतलब सबसे लोएस्ट यहाँ देखो झारखंड है, उसके ऊपर बस बिहार है। ये टीयर 6 की बात करते हैं, ठीक है, टीयर 6। यूपी आता है टीयर 5 में, रैंकिंग है 31 और पॉइंट है 49.16। बस ये याद रख लीजिएगा, कौन से रैंक में कौन सा राज्य आगे है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। अभी 2018 से 20 में 97 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब समझते हैं पहले क्या होता है। कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंस का जो टर्मिनेशन है ना उसके 42 दिन के अंदर अगर वुमेन का डेथ हो गया, इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में काउंट कर लेंगे। चाहे देखो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कुछ भी हो, यानी मान लियो वो एवर्शन करवाई है वो भी काउंट होगा। चाहे किसी, आप देखो ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन, मतलब बच्चे में प्रॉब्लम हो गया था तो 1 महीना में ही, या मान लो 3-4 महीना में एवर्शन करवाना पड़ा, ये भी काउंट होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है ना, कुछ भी। लेकिन वुमेन अगर मान लो एक्सीडेंट से डेथ हो गया या कुछ इंसिडेंटल कॉलेजेस से डेथ हो गया तो उसको इसमें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, तो अब यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि 70 हो जाना चाहिए, हर 1 लाख लाइव बर्थ में सिर्फ 70 माँ का डेथ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। और अभी इंडिया में कितना है, 97। तो इंडिया एक अच्छे रास्ते पे है, ये तो हमें पता चल गया ना, ठीक है ना। और ये रिपोर्ट पब्लिश किसने किया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया ने, ठीक है ना। ये पूरा ये ध्यान नहीं देना, ये ध्यान देने। इंडिया का 97 हो गया, ये हमें पता चल गया। और इंडिया अचीव नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट ऑफ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। और इंडिया के 8 स्टेट ऐसे हैं ना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव कर चुके हैं, यानी 70 से नीचे अचीव कर चुके हैं, ये ध्यान रखें। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टेट को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, एक है सदर्न स्टेट और एक है अदर स्टेट, ठीक है। इंडिया के तो देख लिए, बिहार का है 118, आसाम का 195 है, यूपी का 167, याद रखिए। मैटरनल डेथ का मतलब समझिए। तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, एक स्कीम है सुमन, सुमन का है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। जो पहले 2 स्कीम था ना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना, मतलब एक जननी और माँ, मतलब माँ और बच्चे की, और दूसरा सिर्फ माँ की, तो दोनों को एक साथ रख के सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कर दिया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है ना, इस पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे फोकस किया है। और एक और है जिसमें क्वालिटी केयर पे फोकस करने के लिए लक्ष्य स्कीम और मिड वाइफरी इनिशिएटिव, 2 और है, ठीक है ना। तो ये कुछ इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फॉरेस्ट्रा, मेन इसका क्या करेगा पता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज करेगा, क्योंकि आपको पता है स्टील बनाने के वक्त कोल का भी यूज होता है, तो इसीलिए ये 0 कार्बन फुटप्रिंट इन्वायरमेंट को रिलीज करेगा, इसीलिए इसको ग्रीन स्टील बोलते हैं, कल्याणी फॉरेस्ट्रा। नेक्स्ट है NMDC, ये जीता है क्या, IEI इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है ना। तो NMDC जीता है, नेशनल माइनर जो है NMDC, ये जीता है IEI इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड, कहाँ पे, चेन्नई में, तमिलनाडु में, याद रखिए, ठीक है ना। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री, यही करता है, इसलिए इनको अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा।
श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस देखो क्या है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। कहाँ से, किसके द्वारा? बजाज एलियांज के द्वारा, ठीक है ना। ये क्या कवर करेगा? ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट कवर करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड विल इंसुलेट द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज प्रिंसिपल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि कोलैटरल, जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उससे कोलैटरल ये नहीं लेगा, जो कोलैटरल लेते हैं ना, ताकि कॉन्ट्रैक्टर यूटिलाइज कर सके उस पैसे को बिजनेस के ग्रोथ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? IGX, IGX लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट एवर गैस प्राइस इंडेक्स। IGX का फुल फॉर्म है इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडिया का पहला नेशनल गैस एक्सचेंज फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ नेचुरल गैस इसने अनाउंस किया है। ये फर्स्ट एवर नेशनल वाइड इंडेक्स है। ये बेंचमार्क डिसाइड करेगा गैस प्राइस का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बस याद रखें, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो भी हो उस समय, ये अप्रूव करते हैं। अब क्वेश्चन होता है रिकमेंडेशन कौन देते हैं? रिकमेंडेशन देते हैं CACP। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये तो अप्रूव करते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्या करता है? रिकमेंड करता है, ये रिकमेंड करता है और कैबिनेट ये अप्रूव करते हैं, ध्यान रख लेना। अब कुछ प्राइस याद नहीं रख सकते, याद इतना रखना मुश्किल होता है। अभी 2022-23 में पैडी का कितना है? 2040, और पैडी ग्रेड A का 2060 है। और ये मेरे हिसाब से तो अब क्योंकि पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। और कॉटन का ध्यान रख सकते हो 6380। वीट ये 2023-24 के लिए है, ठीक है ना, तो आप छोड़ सकते हो यार, ठीक है। चलिए, REC जिसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसको महारत्ना का टैग मिल गया है, महारत्ना का टैग मिल गया है। ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? 1969 में, ठीक है, याद रखना। अभी तक टोटल 12 महारत्न कंपनी हो गए। फोर्ब्स का 100 रिचेस्ट पीपल की बात करते हैं, ठीक है ना, 100 रिचेस्ट पीपल की बात करते हैं। तो अब ये लिस्ट ये आप हटा सकते हो क्योंकि अब गौतम अडानी यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। इंडियन की बात करें तो मुकेश अंबानी टॉप पे है, ये बहुत नीचे चले गए हुए हैं, ठीक है। रिचेस्ट मैन इन द कंट्री नेट वर्थ इज 150 मिलियन। रिचेस्ट वुमेन कौन है? सावित्री जिंदल, याद रखिए सावित्री जिंदल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है CCI ने इम्पोज किया है पेनाल्टी ऑफ 936 करोड़ ऑन गूगल, याद रखना। गूगल पे क्या किया है? 936, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मान लो कुछ ऐसा होता है, गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो कि भाई मुझे मोबाइल लैंड चाहिए, लेस देन 10,000 का मोबाइल चाहिए, तो आपको आप ऐसा तो नहीं देखते हो, पहले 10 मोबाइल नहीं देखते हो, आप 11वां 12वां देखते हो, क्योंकि आपका मन उस पर आ जाता है जो शुरू का 3-4 मोबाइल है। अब मान लो गूगल ने, क्योंकि गूगल पे आप सर्च करो, गूगल का जो सब्सिडरी कंपनी होगा जो मोबाइल बनाती है उसका मोबाइल वो पहले दिखा देगी। या हो सकता है गूगल ने पैसे खाए हैं, मान लेते हैं, तो उस कंपनी का शुरुआत में दिखाएगी। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशनरी प्रैक्टिस हुआ ना, कि आप एक को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका पोजीशन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। इसी कारण कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज करने के चक्कर में के कारण इसको इतना का फाइन लगाया है, क्योंकि ये एक एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर। भाई ऐसे कंपनी, आप एक नई कंपनी बनाए हो, उसका क्या, उसको तो जा ही नहीं पाएगा। जब भी बिग टेक की बात करते हैं तो उसमें जो मेजर डोमिनेंट और लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी उसके बारे में आती है। बिग 5 जब भी हम बात करते हैं ना तो उसमें एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आता है, ठीक है। चलिए, 2002 में एक्ट आया था कंपटीशन कमीशन से रिलेटेड,
नेक्स्ट क्या है, स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट। निकालती कौन है, एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट यूनिट। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है 6 में से, वही निकालती है। ये क्या बताए, इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो ग्रो किया है, ठीक है ना, ग्रो किया है कितने परसेंट से, 8.2% से, और अभी कितना हो गया 620 बिलियन। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है कौन से करेंसी में डिनोमिनेटेड है, यूएस डॉलर में, उसके बाद इंडियन रुपीज में है। बट यहाँ पे तो इंक्रीज दिखा रहा है, लेकिन जीडीपी के परसेंटेज में डिक्रीज हुआ है। पहले क्या था, 21.2% था जीडीपी का परसेंटेज, अब 19.9 है, तो डिक्रीज हुआ है जीडीपी के परसेंटेज में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। देखो, नॉर्मल टेक्सटाइल है उसको नॉर्मल टेक्सटाइल बोलते हैं, लेकिन ऐसे टेक्सटाइल जिसका टेक्निकल यूज करते हो, चाहे उसको मेडिसिन में यूज करते हो, मोबाइल में यूज करते हो, होम टेक में यूज करते हो, तो इस सब को हम टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर लाते हैं। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है ना, वो 10% की से इंक्रीज हो रहा है। कब से कब तक, 2019-20 से 2025-26 तक इंक्रीज होगा, और ये 190 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इंडिया की बात करते हैं, और इसका जो शेयर है ना, 4% शेयर है ग्लोबल ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड अपैरल। इंडिया का 4% शेयर है, जो ग्लोबली टेक्सटाइल सब ट्रेड होता है ना, उसमें इंडिया से बहुत कम है, 4% है। इसलिए इंडिया फोकस कर रहा है बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट पे, जो फोकस करता है टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन पे, याद रखो। और ये 14 सितंबर को पहला प्रोजेक्ट क्लियर किया गया, और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। एनटीटीएम अप्रूव कब किया गया, जो नेशनल टेक्सटाइल मिशन 2020-21 से 2023-24 तक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। और इंडिया का मेन मार्केट है कि मतलब कि अपना ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट करते जाए और पोजीशन हासिल करते जाए एज ए ग्लोबल लीडर। एम टू टेकिंग द डोमेस्टिक मार्केट साइज फ्रॉम 40 बिलियन से 50 बिलियन पहुंचाना। टेक्सटाइल तो हमने टेक्निकल टेक्सटाइल तो समझ गया। गवर्नमेंट का कई सारे स्टेप है। पहला, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। सेंटर फॉर एक्सीलेंस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। उसके बाद हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कोड फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। उसके बाद 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। नेक्स्ट है, इंडिया टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट है 2021 में, WHO बोला। वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेल्थ एंड रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन, जो कि वो WHO निकालती है, इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल इंक्लूडिंग रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट, टाइम टू एक्ट नाउ, ठीक है। ये बोला कि 87, अभी आपको पता है एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाला, उसमें $100 हो गया था, $100 बिलियन। और इंडिया सबसे ज़्यादा है, फिर अब क्या होगा, सबसे सेकेंड पे मैक्सिको हो गया, चाइना थर्ड हो गया। और सबसे ज़्यादा सोर्स कंट्री कौन है, USA, UAE, सऊदी अरेबिया और स्विट्जरलैंड। पैसा यहाँ सबसे ज़्यादा आता है। WHO और इंडिया की बात करते हैं। इंडिया WHO का मेंबर बना था 1948 में, और इंडिया मेंबर है WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इंडिया वाला हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। WHO को मदद से ही स्मॉल पॉक्स को इरेक्ट किया गया था 1977 में, और इंडिया रिसीव कर लिया है पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन कब, 2014 में। इतना तक ही रहने देते। अब जो कुछ है रिपोर्ट इंडेक्स वगैरह है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ऑलमोस्ट 70 पेज तक हो गया, लेकिन इसमें 90 पेज तक है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।